फर्स्ट, दिस इज आवर फर्स्ट क्लास, हमारा फर्स्ट क्लास है। थोड़ा बहुत इंग्लिश बोलता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है ना, बीच बीच में आप लोग के लिए ही बोलता हूँ, वरना मैं तो हिंदी ही बोल दूंगा, ठीक है। आप लोग के लिए बोलता हूँ क्योंकि आप लोग भी थोड़ा बहुत बायो पढ़ते साथ इंग्लिश सीख जाइए, क्योंकि पता है आपको बहुत सारे लोग जो एग्जाम देते हैं जैक बोर्ड का या यूपीएससी का, तो जब वो हिंदी में देते हैं ना, जब वो एग्जाम्स हिंदी में दे रहे हैं उनका नंबर कम हो जाता है। जो हिंदी में एग्जाम दे रहे हैं उनका कम हो जाता है, और जो इंग्लिश में देते हैं उनका ज्यादा हो जाता है। ओके, स्टार्ट करते हैं, चलो स्टार्ट क्या करते हैं। देखिए, जो क्लास 12 का जो बायोलॉजी है, सबसे पहले बायोलॉजी स्टार्ट करने के पहले जो मैं हर क्लास में स्टार्ट करता हूं, मुझे आप लोग ये बताइए कि आप लोग बायोलॉजी कितने दिन से पढ़ रहे हैं? 2 साल हो गया होगा, मतलब दूसरा साल चल रहा है, एक साल 11th में। आप लोग भूल गए 8 9 में पढ़े हैं, आप लोग भूल गए 10 में पढ़े हैं, 5 6 साल 7 8 में पढ़ रहे हैं, बचपन से, जब से साइंस आया तब से पढ़ रहे हैं। अब मुझे ये बताइए कि बायोलॉजी का मतलब क्या होता है? 7 8 साल पढ़े ना, बचपन से ही पढ़े तैयार है। तो बायोलॉजी, आज जो बायोलॉजी का फर्स्ट क्लास है, मैं पहले क्लास में नहीं घुसूंगा, गैमेटोजेनेसिस बता रहा हूं मैं आप लोगों को, इन्फ्लुएंजा बता रहा हूं, प्रोटोजोवन बता रहा हूं, आएंगे वो सब पे। और मैं पढ़ाऊंगा नहीं, मैं आपको बताऊंगा, सिखाऊंगा कि ऐसे ऐसे होता है, क्योंकि टीचर का काम हार्ड बनाना नहीं होता, सब्जेक्ट को इजी बनाना होता है। हम लोग इजी तरीके से पढ़ेंगे। तो चलिए बताते हैं, सबसे इजी तो यही है, बायो मतलब क्या होता है, बायोलॉजी मतलब क्या होता है। ओके, लॉजी मीन्स क्या? स्टडी करना। अब समझिए, बायो मतलब क्या? वेरी गुड, बायो मतलब होता है लिविंग। लिविंग मतलब जिसमें जान है, ये लिविंग है क्या? पोडियम, फोन, एनीथिंग, एआई बात करता है लेकिन लिविंग नहीं है। चैट जीपीटी बात करता है ना, चैट जीपीटी बताओ क्या हाल चाल, तो बोलती है मैं ठीक हूं, अपना बताइए। ऐसे बात करते हैं हम लोग चैट जीपीटी में, होता है ना, कहां से बात होता है उसमें जाना, चैट जीपीटी में सबसे राइट में ऑप्शन होगा, उसमें बात करना। चलिए, तो बायो मतलब होता है लिविंग, और लॉजी मतलब होता है साइंस नहीं, स्टडीज, ठीक है। जब हम लोग लाइफ के बारे में पढ़े, जब भी हम लाइफ के बारे में पढ़े, उसको हम लोग कह देते हैं क्या? बायोलॉजी। समझ में आया? सोशियोलॉजी, सोशियो मतलब समाज, लॉजी मतलब स्टडी। जब हम समाज के बारे में पढ़े, सोशियोलॉजी बोल रहे हैं। साइकोलॉजी, साइको मतलब ब्रेन, और लॉजी मतलब स्टडी। जब हम ब्रेन के बारे में पढ़े, साइकोलॉजी। इसी तरह सब में लॉजी लगा देना, और उसके आगे सोशियो, साइको, बायो, जो लगाना है लगा दो। यस नेहा, कुछ सोच रहे हैं आप? नेहा, श्वेता, आर यू थिंकिंग समथिंग? कुछ सोच रहे हैं क्या? नहीं ना, तो ऐसे क्यों सोचे ऐसे कुछ क्योंकि हम लोग को आदत है, जैसे अगर बच्चा ऐसे कर रहा है कुछ, मतलब वो सोच रहा है कि सर इसका मतलब फिर क्या है ना। चलिए, तो बायोलॉजी मतलब आप लोग को क्लियर है। जहां से हम लोग स्टार्ट किए कि बायो मतलब होता है स्टडी, लाइफ, एंड लॉजी मतलब स्टडी। जब भी हम लाइफ के बारे में पढ़ेंगे उसको बायोलॉजी में पढ़ेंगे। अब बायोलॉजी में हम लोग को पढ़ना क्या क्या है, हम लोग उसको देखेंगे, ठीक है। सिलेबस के बारे में आप लोग तो होंगे अवगत, आर यू गाइस? कॉलेजेस में ही होंगे कि सिलेबस क्या है हमारा, क्या है सिलेबस हमारा। पहला है रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ये पूरा यूनिट है ना, एक्चुअली यूनिट 6 है। क्यों? क्योंकि 1 से लेकर के 5 तक हम 11th में पढ़ चुके हैं, और जो सिलेबस बनाया है ना जैक बोर्ड का, वो 1 से लेकर के पूरा लास्ट तक बनाया है, ठीक है। 5 वहां पे पढ़ना है, और टोटल इसमें कितने हैं? इसमें भी 5 है, टोटल 10 यूनिट हमें पढ़ना है। तो ये 6th यूनिट था, बट 12th का पहला यूनिट है। समझ में आ गया? बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर। अब ये ह्यूमन, सॉरी, यहाँ पे जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन, रिप्रोडक्शन पढ़ने के बाद जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन, इसका मतलब समझते हैं? जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन मतलब क्या समझते हैं आप लोग? क्या? परिवर्तन एंड इवोल्यूशन, यस। You are from Hazaribagh, right? Where in Hazaribagh? Devangna Chowk. Oh, you are from here. You are a localite of this place. Your name? अनीशा, ठीक है। हाँ अनीशा, क्या बता रहे थे आप जेनेटिक्स और इवोल्यूशन के बारे में? एग्जैक्टली, नेक्स्ट। इवोल्यूशन का हिंदी में तो मतलब विकास। अब देखिए, जेनेटिक्स मतलब जो हमारे पेरेंट्स आए हैं हमारे में। मैं सारा जितना भी चैप्टर ना थोड़ा थोड़ा लेकर के चलूंगा, और उसके बाद तो घुसना हम लोग को है ही, डिटेल में घुसना ही है, थोड़ा थोड़ा लेकर के चलूंगा, ठीक है। रिप्रोडक्शन मतलब पता चलेगा कि हम अपने जैसे ही कैसे दूसरों को जन्म देते हैं, और उनका हमारे लाइफ में कैसे
आगे वो बढ़ते हैं हमारे जो पूरे दुनिया में वो हम कैसे आगे बढ़ते हैं। तो रिप्रोडक्शन मतलब होता है अपने ही जैसे लोगों को, अपने ही जैसे ऑफस्प्रिंग। ऑफस्प्रिंग कहने का मतलब पता है ना क्या? हाँ हाँ हाँ, संतान, एग्जैक्टली ऑफस्प्रिंग मतलब होता है संतान। और एक्चुअली पता है हम जब लाइफ में आए ना यहाँ पे, तो बायोलॉजी से आप लोग का 11th क्लास से वो चैप्टर हटा दिया गया, मतलब कि लाइफ को हम लोग दो तरीके से देखते हैं। पहला होता है लिविंग को हम लोग दो तरीके से देखते हैं, एक होता है साइंटिफिक टर्म कि जिंदा किसको बोलेंगे, और एक होता है फिलोसॉफिकल टर्म कि जिंदा किसको बोलेंगे। समझे? तो साइंटिफिक टर्म के अकॉर्डिंग रिप्रोडक्शन का मतलब होता था कि हम अपने ही जैसे लोगों को जन्म दे, अपने ही जैसे ऑफस्प्रिंग को जन्म दे, और वो भी अपने ही जैसे ऑफस्प्रिंग को जन्म दे। इसलिए आप जानवरों में देखिएगा आईएएस ऑफिसर बनने का कोई होड़ मचा नहीं रहता। गाय को बनना है क्या? नहीं, अल्टीमेटली उसको क्या करना है, रिप्रोडक्शन करना है और अपने ही जैसे किसी को जन्म देना, फिर वो अपने ही जैसे किसी को जन्म देगा। हम भी तो एक तरह के जानवर ही है ना, जानवर हम भी है, बट द थिंग इज हम सबसे इंटेलिजेंट जानवर है। समझ में आया? अब जब हम सबसे इंटेलिजेंट जानवर है, हमारा ब्रेन जो है ना, ह्यूमन भी तो एनिमल ही है, आप लोगों को तो पता है। ह्यूमन भी एनिमल, गाय भी एनिमल, कुत्ता भी एनिमल, बिल्ली भी एनिमल, सब एनिमल, हाथी भी एनिमल। तो हम जो एनिमल है, हम इतने अलग कैसे हो गए उनसे, उनके कंपैरिजन में? कभी सोचे ऐसा? हम इतने डिफरेंट क्यों हो गए? हम बोल पाते हैं, वो बोल पाते हैं क्या? वो आवाज कर पाते हैं, बात नहीं कर पाते, है ना? बोलते हैं चलो केएफसी आते हैं खा के, ऐसे तो नहीं बात करते हैं गाय लोग या कुत्ते लोग, ओ मैटर हो गया चलो मारने ऐसा तो नहीं होता ना। सब झुंड में भले ही आ जाते हैं, वो भी बताएंगे क्यों आते हैं। वो लोग एक्चुअली एक ठोक ये बनाते हैं, एरिया बनाते हैं। अब जब वो टॉयलेट करते हैं ना, तो उनके टॉयलेट में टेस्टोस्टेरोन होता है, आप लोग पढ़े होंगे टेस्टोस्टेरोन में मेल हार्मोन होता है। तो इसका एक स्मेल होता है। आप लोग कभी देखो गाड़ी के पीछे कुत्ता दौड़ रहा है, कभी दौड़ा देता है, कार के पीछे दौड़ रहा है, वो क्यों दौड़ाता है और झुंड में क्यों चले जाते हैं किसी एक कुत्ते से लड़ने? क्योंकि उनका एक एरिया होता है और उनको ये पता होता है, स्मेलिंग पावर बहुत ज्यादा होती है उनकी, तो उनको ये पता होता है कि ये कुत्ता यहीं का है क्योंकि ये स्मेल मैं पहचान रहा हूं। जैसे ही कोई दूसरा एरिया का इस एरिया में घुसता है, दूसरा का टेस्टोस्टेरोन स्मेल आ रहा है उसको, अब जैसे ही दूसरे का आ रहा है अटैक करते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग भी उसी मोड में जीते हैं, सर्वाइवल और अटैक का मोड है हमारा भी। जैसे कोई कुछ काटा तो ऐसे करते हैं ना हम लोग का इवोल्यूशन होते आया ये कि अभी हम नॉर्मल हो गए, बट एक्चुअली में हम जब पहले जंगलों में रहते थे तो सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज का हमें खतरा था, और किस चीज का? जान जाने का। समझ में आया? तो इसको लगा ये लोग इस पे अटैक कर देगा, इसके रिसोर्सेज जो होंगे खाने पीने के, अब ये दूसरी जगह से आकर यहाँ का खाना पीना जो है ये खाएगा, क्योंकि लोगों को वैसे भी कम मिलता है। तो इसीलिए ये कुत्ते लोग जो होते हैं दूसरे के टेस्टोस्टेरोन को वो कर लेते हैं। तो अब बताइए कि मैं ये पूछ रहा था कि ह्यूमन इतना अलग कैसे हो गया? सोच रही है श्वेता कि सवाल तो वो था, सर बताने दीजिए जो बता रहे, सवाल के जवाब हमको देना है। ह्यूमन अलग इसलिए हो गया, बताते हैं। ह्यूमन का जो बॉडी होता है ना, ह्यूमन का ये जो बॉडी है, मान के चलो इतना बड़ा ह्यूमन का बॉडी है, इस बॉडी के कंपैरिजन में ह्यूमन का जो ब्रेन होता है ना, ह्यूमन का जो ब्रेन है, ये बाकी एनिमल्स के तुलना में काफी बड़ा है। जैसे अब बोलेगा सर हाथी का तो ब्रेन इतना बड़ा होता है, नहीं, उसके ओवरऑल बॉडी के कंपैरिजन में उसका जो ब्रेन है वो छोटा है। वेल का भी ब्रेन तो 10 हाथी के बराबर होगा, 100 हाथी के बराबर होगा, तो फिर आप बोलोगे सर उसका ज्यादा बड़ा ब्रेन है, आप कैसे बोल रहे हो? और यहाँ तो किसी लड़की लोग बैठी है, तो हम बाद में वो चीज बोलेंगे अभी इसको बताने के बाद समझ गए लगता आप लोग, है ना? कि तो ह्यूमन इतना डेवलप इसलिए हो गया ना, होमो सेपियंस है ना, यही ह्यूमन है। इसके पहले होमो इरेक्टस भी थे, ठीक है? हम धीरे धीरे करके ऐसे सीधे हो गए। ये जो प्रोसेस नीचे झुक के चलने से सीधा आने का हो गया ना, ये जो प्रोसेस, पहले ऐसे थे पूरा लेटते थे, लेट के थोड़ा उठे, फिर उठे उठे उठे, उठे सीधा हो गए। आप अभी भी चिंपैंजी लोग को देखना कैसे चलता है, 4 हाथ में, है ना? तो ये जो नीचे झुक करके ऊपर सीधा खड़े होने तक का जो प्रोसेस है, ये 1-2 साल में नहीं हुआ है, लाखों साल में हुआ है। और ये जो प्रोसेस है ना झुक करके सीधा खड़े होने का, इसी को बोल दिया गया इवोल्यूशन। समझ में आया? इवोल्यूशन मतलब होता है विकास। अब ह्यूमन बीइंग अलग इतना इसीलिए है क्योंकि ह्यूमन बीइंग अपने ओवरऑल बॉडी के कंपैरिजन में
उसका जो माइंड है वो बड़ा है ओवरऑल बॉडी के कंपैरिजन में। तो जिस भी जानवर का देखना है कि माइंड बड़ा है तो ह्यूमन बींग से नहीं नापना है। जिराफ का तो इतना बड़ा है सर सिर्फ माथा ही दिखता है, वैसा नहीं। उसके ओवरऑल बॉडी के कंपैरिजन में हमारा ब्रेन जो है वो काफी बड़ा है, और बड़ा होने की वजह से इसकी कैपेसिटी बढ़ चुकी है, तो हम सोच सकते हैं। और हमारा सबसे बड़ा जो इंपॉर्टेंट थिंग है ना, वो है हमारा इमेजिनेशन। आंख बंद करो कि मैं केएफसी में जा रही हूँ, वो गार्ड गेट खोल रहा है, मैं चिकन ऑर्डर की हूँ और मैं खा रही हूँ, सब कुछ सोच लोगे? ये इमेजिनेशन है। कुत्ता नहीं सोच पाता, बिल्ली नहीं सोच पाता, समझ में आया? ये लोग नहीं इमेजिन नहीं कर पाते। ये लोग क्यों नहीं कर पाते? बिकॉज ऑफ देयर ब्रेन। अब ये जो ह्यूमन जो इमेजिन कर पाया ना, इसी की वजह से ह्यूमन बीइंग अपना एक भाषा डेवलप कर लिया सोच सोच के। अरे अब मुझे उससे बात करना तो ऐसे करके तो ना करेंगे, तो चलो कोई भाषा बनाते हैं। तो बैठ करके भाषा बना दी है, क्योंकि इमेजिन कर सकते थे, वो सोच सकते थे। जानवर नहीं सोच सकते, जानवर इमेजिन नहीं कर सकते। अगर इमेजिन कर सकते तो बोलने का नहीं, सबसे पहले लैंग्वेज बनाते हैं अपना, कि करते रहते एक दूसरे के साथ नहीं ना करते, लैंग्वेज बनाते हैं। अगर इमेजिन कर पाते तो समझ आया ह्यूमन बीइंग अलग क्यों है? क्योंकि उसका ब्रेन बड़ा है इन कंपैरिजन टू बॉडी। बाकी एनिमल्स का बड़ा उतना नहीं है, ठीक है। सेकंड, ह्यूमन बीइंग इसलिए भी अलग है क्योंकि वो इमेजिन भी कर पाते हैं अपने ब्रेन कैपेसिटी के। और जो चीज बोलना नहीं चाहते थे, क्योंकि सिर्फ लड़की बैठी है, बट बोल देते हैं कि बोलते हैं ना महिलाओं का ब्रेन थोड़ा सा कम होता है। ये मैं नहीं बोलता, रिसर्च है, और मैं बोल भी नहीं रहा हूं, ऐसा होता भी नहीं है। क्योंकि यहाँ लड़की बैठी है, लड़के नहीं है मतलब उनका ब्रेन कम है, कहीं और लग रहा है ना। बट देखा जाता है कि बॉडी कंपैरिजन में एक सामान्य जो मेल होता है ना, उसका ब्रेन थोड़ा बड़ा होता है इन कंपैरिजन टू वीमेन या फीमेल। इसलिए बोलते हैं कि औरतों का ब्रेन कमजोर होता है या वो होता है। ये नहीं है, नेचर ही बना के भेजा है। अगर ज्यादा लड़ाई लड़की क्या करती, लड़के करते। कहीं भी चल रहे हैं, किसी से भिड़ जाएंगे, थोड़ा सा ब्रेकर उछाल दिया या हल्का सा गाड़ी टच करके चले गया, या बहुत ज्यादा हॉर्न मार दिया, कहाँ हॉर्न बजा रहा है, किसको बोल रहा है, अरे ऐसे भिड़ जाते हैं लड़के लोग, और सर्वाइवल इंस्टिंक्ट में ज्यादा आ जाते हैं। लेकिन औरतें क्या होती हैं, जब छोटा आ जाता है तो सर्वाइवल इंस्टिंक्ट में नहीं आती, वो नर्चरिंग इंस्टिंक्ट में आ जाती है। मतलब पालना पोसना प्यार करना, इसमें आ जाती है। इसलिए बच्चे को कौन पालता है? माँ ही पालती है। और ये सिखाया नहीं जाता समाज में, ये नेचर ही दिया है। क्योंकि अगर समाज में सिखाया जाता तो बछड़ा का बाप मतलब बैल पालता होता बछड़े को, गाय नहीं पालती होती। लेकिन पालती कौन है? गाय। मतलब कि ये कौन दिया है? नेचर दिया है। जब कुत्ते का बच्चा होता है तो जो उसका बाप है वो भागा रहता है, उसको पता भी नहीं कौन है, लेकिन उसकी माँ ही रहती है, उन लोग के लिए खाना लाती है, उन लोग को दूध पिलाती है। उसको तो नहीं पता ना, समाज तो नहीं सिखाया कि तुमको अपने बच्चे को पालना है। लेकिन ये कहां से आया? नेचर से आया। समझ में आ रहा है? बायोलॉजी घुस रहा है थोड़ा थोड़ा, ठीक है। मैं बोला ना कि बायो तो हम पढ़ ही लेंगे जो बुक में दिया है, बुक के अलावा कुछ कुछ पढ़ेंगे, कैसे होता है समाज, कैसे चलता है, ये करता कैसे उसके पापा पालते हैं हो सकता है देखो एक्सेप्शंस हर जगह होते हैं। जब भी मैं बात करूंगा ना, हमेशा इसको लेना 95%, मतलब मेजॉरिटी का लेना, 5% एक्सेप्शन होते हैं। जैसे मैं बोला कि विमेन का जो दिमाग होता है वो छोटा होता है। अब 8 फीट की कोई औरत आ गई, 8 फीट की, और 5 फीट का कोई मर्द है, लड़का है, तो उसका ब्रेन तो उसकी कंपैरिजन छोटा ही ना होगा। बट मैं किसकी बात कर रहा हूं? मेजॉरिटी की बात कर रहा हूं, इसी की बात कर रहा हूं कंपैरिजन में। तो एक मगरमच्छ का एग्जांपल लेकर के इतने सारे जो मिलियंस ऑफ स्पीसीज है उसको पीछे नहीं छोड़ सकते, है ना, क्योंकि एक्सेप्शन हर जगह होते ही हैं समझ आया? तो ये है। तो हमारा रिप्रोडक्शन मतलब ये हम देख रहे हैं कि अपने ही जैसे कैसे ऑफस्प्रिंग को लोग वो जन्म देते हैं, और लिविंग बींग्स का यही एक मोटिव है। इसलिए अमीबा के बारे में सुने हैं ना, उसका क्या काम है? ऑफिस जाता है क्या नहीं ना जाता, अपने ही जैसे ऑफस्प्रिंग को क्या करता है? जन्म देता है। बस ये है, इसको पढ़ेंगे। जेनेटिक्स में ये है कि अपने ही जैसे ऑफस्प्रिंग का ही जन्म क्यों होता है? क्योंकि उसके फादर या मदर के थ्रू ही उनमें आता है, और वो जेनेटिक्स मतलब उनके फादर और मदर से आया। जैसे मान के चलो, जैसे मेरी जो नानी है, जो मेरे नाना है, उन दोनों को शुगर था, डायबिटीज था,
तो मेरी मम्मी जो थी उन्हीं से आई, उन्हीं के ऑफस्प्रिंग है, तो उनमें भी हो गया। तो ये कैसे हुआ? जीन्स के थ्रू ट्रांसफर हुआ, जीन्स के थ्रू ट्रांसफर हुआ, यही है जेनेटिक्स। तो आप जैसे दिख रहे हो, अगर कोई बोलता है ना कि कोई सांवला है, कोई काला है, कोई छोटा है, कोई लंबा है, कोई मोटा है, एक्चुअली उसमें वो जीन्स आ गए हैं किनके थ्रू? उनके पेरेंट्स के थ्रू, जिसके वजह से वो क्या हो रहे हैं? उस तरह से दिख रहे हैं। तो किसी का रंग अगर है तो वो एक्चुअली उसके पेरेंट्स के थ्रू है। किसी का हाइट, अमिताभ बच्चन का बेटा लंबा ही क्यों है, छोटा क्यों नहीं? क्योंकि फादर से जीन्स आया, और जीन अभी हमेशा उसका आता है जिसका डोमिनेटिंग होता है। आपको पढ़ाएंगे आगे चल के, जिस डोमिनेटिंग होगा। तो एक छोटा जीन है उसकी मम्मी का, जया बच्चन का, और अमिताभ बच्चन का बड़ा डोमिनेटिंग जीन है, लंबा। तो हमेशा कौन सा जीन जाएगा? डोमिनेटिंग वाला। तो इसलिए पता चला अभिषेक बच्चन छोटा क्यों नहीं निकला, बड़ा ही क्यों निकला? क्योंकि फादर का ही है, वो रिसेसिव हो गया, एक डोमिनेटिंग हो गया। यहां तक क्लियर है? तो हम जेनेटिक में यही पढ़ते हैं कि जीन्स का ट्रांसफर कैसे होता है, जीन से क्या क्या ऐसे चीजें। अभी पता है जीनोम थेरेपी एक होता है, क्या होता है उसमें? जैसे मेरी मम्मी को अगर शुगर है ना, और उनके फादर से आया उनको, तो जो जीन मेरी मम्मी वो शुगर ला रहा है ना, मैं जाऊंगा वो जीन को कटवा दूंगा, उस जीन को कटवा दूंगा बायोटेक्नोलॉजी की मदद से, और जैसे मैं उस कटवाऊंगा मम्मी से शुगर गायब हो जाएगा। आप लोग इसके बारे में पढ़े हो, आईवीएफ के बारे में, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के बारे में? तो टेस्ट ट्यूब वगैरह अगर पढ़े होंगे आप लोग। तो इसमें क्या है ना, चॉइस वाले बच्चे पैदा हो रहे हैं। जो भी कर रहा है डॉक्टर से सुनिएगा, तो बच्चों को बोलता है कि सर मुझे इसका आंख जो है ना नीला चाहिए। तो जीन ये क्या करेगा, जब इस लेवल पे रहेगा, अभी तो बच्चा बना नहीं है, अभी गैमेट के लेवल पे है, तो क्या करेगा, स्पर्म ओवम को फर्टिलाइज कराएगा, एंड देन उसका जीन में चेंजेस लाएगा, और जीन में चेंजेस ला करके क्या करेगा, चेंज करेगा, आंख का रंग नीला कर देगा। किसी का बेटा छोटा है, मतलब माँ बाप छोटे छोटे, तो बट चाहिए उसको बच्चा बड़ा, आईवीएफ करेंगे, जाके जीन थेरेपी करेंगे, जीन थेरेपी से चेंज करेंगे, बच्चा बड़ा होगा। तो आने वाले टाइम में बच्चे पता कैसे होंगे, फोन जैसे। मुझे ये स्पेसिफिकेशन चाहिए, 8 GB रैम 6 इंच का डिस्प्ले तो अब बच्चे भी यही होने वाले हैं, आने वाले आगे टाइम में बच्चे भी वैसे ही होंगे कि मुझे काला नहीं गोरा चाहिए, उसका कम से कम 6-6.5 फीट हाइट होना चाहिए, ऐसे करेंगे। ठीक है, रंग, ये रंग एकदम अच्छा चाहिए मुझे। उसके बाद इसीलिए एक चीज और बताते हैं, आप लोग 12th में ही आप लोग, तो जब सेम कास्ट में शादी होता है ना, सेम कास्ट में, तो इनका कहीं ना कहीं पीछे जब जाइएगा तो एक ही पूर्वज होगा, पूर्वज एक ही मिलेंगे। बाद में चल के आगे चल के वो हो जाएगा, जो गोत्र भी बोलते हैं, गोत्र अलग अलग रखना पड़ता है, उसमें ज्यादा होगा, बट कितना पीछे चल जाइएगा कहीं ना कहीं तो एक होंगे ना। तो लोग जो हीरो हीरोइंस होते हैं, दे प्रिफर इंटरकास्ट मैरिज। क्यों करते हैं? क्योंकि आपको पता है जो उसका बच्चा होगा वो तो हमेशा अच्छे कैरेक्टर को लेगा, डोमिनेटिंग कैरेक्टर को ही लेगा। अब एक बात बताओ, मैं यहां से जैसे मान के चलो एक छोटा बच्चा है, एक छोटा बच्चा, दोनों छोटे हैं। अब जो बच्चा दूसरा होगा, मतलब एक छोटा आदमी है, उसकी वाइफ भी छोटी है, जो बच्चा होगा वो भी उन्हीं दोनों के कैरेक्टर को लेगा, और वो भी छोटा हो सकता है। लेकिन जो बड़े हैं, बड़े बड़े हैं, वो दोनों के अगर होंगे, बच्चा होगा तो वो दोनों के कैरेक्टर लेगा और बड़ा हो जाएगा। तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग अलग अलग कास्ट में इसलिए जाते हैं क्योंकि इनका भी जीन अलग होगा कंप्लीट, इनका भी कंप्लीट जीन होगा, कहीं ये लोग मैच नहीं करेंगे, पीछे मैच नहीं करेंगे। अभी तो बहुत सारी स्टडीज आ रहा है कि हमें इंडिया से बहुत सारा बीमारी आने वाला है। क्यों आने वाला है? क्योंकि हम सेम कास्ट में मैरिज करने वाले। आज से 40 साल बाद इतना बीमारी होगा कि हम उसको संभाल नहीं पाएंगे। क्यों नहीं संभाल पाएंगे, अभी बताते हैं क्यों। क्योंकि सेम जीन कभी ना कभी इसका भी था, और सेम जीन कभी ना कभी इसका भी था, इसके पूर्वज का। अब जो नया बच्चा आया अपने ही पूर्वज में से किसी का जीन लेकर के आया, और उसमें तो उसमें कोई नया शक्ति नहीं आया। लेकिन अलग अलग अगर कास्ट है, हीरो हीरोइंस अलग अलग कास्ट है, अलग अलग, तो दूर दूर उनका फैमिली होगा, बहुत दूर दूर होगा, तो इसका भी डोमिनेटिंग कैरेक्टर लेगा, वो मर्द का भी और औरत का भी। तो उसका जो बच्चा आएगा वो काफी एडवांस बच्चा होगा, बीमारियों से लड़ेगा, समझे। तो ये चीज हम इसमें पढ़ते हैं, क्या, जेनेटिक्स में। तो यही अभी होने वाला है जेनेटिक थ्योरी में, हम लोग इवोल्यूशन में यही भी पढ़ने वाले। मतलब उसमें सोचा चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा ये वाला, बायोलॉजी इन ह्यूमन, फिर बट थोड़ा थोड़ा ओवरऑल से कर ले, बोर नहीं लग रहा ना, सही है। चलिए
मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस मतलब मॉलिक्यूलर लेवल पे हम जाएंगे। मॉलिक्यूलर लेवल कहने का मतलब एटम्स और मॉलिक्यूल्स के लेवल पे, कि वहां पे क्या चेंज होता है, समझे, वहां पे कैसा चेंज करना है, तब जाकर के हम वो करेंगे। अब एक बात बताइए, इसमें एटम है या नहीं, हमें है या नहीं, हमें है? हम भी को तोड़ेंगे, सेल को भी तोड़ेंगे, तो सेल को भी तोड़ने के बाद लास्ट स्टेज क्या बचेगा, एटम ही बचेगा। और इसको भी तोड़ेंगे तो लास्ट स्टेज का बचेगा, दोनों में एटम। कार्बन इसमें भी होगा, लकड़ी है, हमें भी है कि नहीं? तो हमारा कार्बन लिविंग और इनका कार्बन नॉन लिविंग, ये कैसे हो गया? और बने एक्चुअली किससे हैं? एटम से ही बने हैं, हम तो एटम से ही बने हैं ना। इसका इसका नॉन लिविंग, हमारा लिविंग। अब आप लोग के दिमाग में रखिए, इसका मतलब लाइफ जो है ना, काफी इंटरेस्टिंग चीज है। और इसी इंटरेस्टिंग चीज को हम लोग पढ़ते हैं किसमें? बायोलॉजी में। और अभी जो आप लोग का एग्जाम होता है ना, ये तो बहुत इजी कर दिया। आप लोगों में से 70 में से आप लोग को 40 क्वेश्चन तो सिर्फ ऑब्जेक्टिव ही है, या एक नंबर वाला है, अभी आगे देखेंगे। उसके बाद 2-3 लाइन में लिखने वाला है, बस 20 नंबर का जो क्वेश्चन है उसको थोड़ा लंबा लिखना है। हमारे टाइम में सिर्फ 10 ऑब्जेक्टिव था, सिर्फ 10 ऑब्जेक्टिव था, और इस 10 ऑब्जेक्टिव के बाद बाकी सब हमको लंबे आंसर्स लिखने पड़ते थे। इसीलिए हमारे टाइम में बहुत फेल करते थे। तो आप लोग अपने गांव और मोहल्ले में होंगे जो बड़े हो होंगे, क्या लिए साइंस, देखिए कोई ना कोई फेल किया ही होगा। साइंस में बहुत लोग फेल करते थे झारखंड में, क्योंकि टफ पैटर्न था। अभी जब फेल करने लगा तो बहुत सारे सुसाइड्स बढ़ गए। जब सुसाइड्स बढ़ गए, जिसकी वजह से क्या किया, मार्किंग पैटर्न ही चेंज कर दिया। इसलिए अब 12th में समझिए 80 नंबर लाना, 86 नंबर लाना, 86% लाना, इट इज वेरी कॉमन, कॉमन है, ठीक है। और इसका नंबर अच्छे से लाइएगा, अच्छे से लाइएगा, तब जाकर के अलग अलग यूनिवर्सिटीज में आपका एडमिशन हो पाएगा। तो 12th बढ़िया से पढ़ना है आप लोगों को, समझे। ये पढ़ेंगे, इवोल्यूशन मैंने बताया कैसे विकास होता है ना। हाँ 6:40 होगा, मुझे बता दीजिएगा, आप लोग को छोड़ दूंगा, ठीक है, आप लोग को इशू नहीं होना चाहिए, ठीक है। और अभी ये पढ़ रहे हैं ना, अभी तो मैं आपको कुछ कुछ कहानी बता रहा हूँ, इसके बाद जब चैप्टर में घुसेंगे तो कुछ कुछ फैक्ट्स जाएंगे। हमारा ब्रेन कहानी सुनने में अच्छा लगता है उसको, हाँ, जैसे फैक्ट्स आया ना, अच्छा, अब बोलेगा रुक 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 वही रहे अब मत आने दे, ठीक है। तो आज का हो सकता है 40 मिनट का क्लास छोटा लगे, कल से 40 मिनट का क्लास इनफ, ठीक है, 40-45 मिनट का क्लास इनफ है, कोई इशू नहीं है। और छुट्टी होता है डायरेक्ट आकर के बैठ जाइए। अब समझिए बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर। अब कैसे हम बीमार कैसे पड़ते हैं, ह्यूमन का हेल्थ क्या होता है। जैसे मैं कल जब पढ़ाऊंगा आपको, चैप्टर चालू करूंगा, यही चैप्टर से स्टार्ट करेंगे, क्यों, क्योंकि ये दोनों चैप्टर 50% है। तो जब एग्जाम के पहले पढ़िएगा ना, तो ताजा ताजा पढ़ा हुआ चीज याद रहता है, और 50% इसी से आने वाला है। अब जब इसी से आने वाला तो उस समय ताजा ज्यादा पढ़िएगा, याद रहेगा। 35 नंबर आराम से 70 में से बना दिया, 36 नंबर, ठीक है, अभी बताऊंगा। अब बाकी ये सब धीरे धीरे पढ़ते रहते हैं आगे चल के, और पढ़ते रहिएगा। अगर किसी को हम बता रहे हैं, अगर कोई नीट का यहाँ का करने वाला है, क्या करने वाला है, तो ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि जब हम आप लोग की ज्यादातर तो एमसीक्यू हम सॉल्व करेंगे, एमसीक्यू ही आने वाला है ना, 1 वर्ड आएगा, एमसीक्यू आएगा, 2-2 लाइन के आएंगे। मैं आप लोग को जैसे इंग्लिश टीचर हूं तो लिखना भी आता है, लिखना भी सिखाऊंगा मैं आप लोगों को कैसे लिखना है। और जो नीट के लिए तैयारी कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, हम प्रीवियस ईयर 10 साल, पिछले 10 साल में नीट से क्या क्या क्वेश्चन पाए हैं, हम उसको निकालेंगे। इसके पहले जो इंग्लिश वाला निकाले थे ना, ये सीजीएल में था, बैंकिंग में था, एसबीआई पीओ में आया हुआ था एग्जाम है, सीजीएल का, सीएचएसएल का एग्जाम है, सीडीएस का एग्जाम है, एनडीए का एग्जाम है, सबका क्वेश्चन कंबाइन था इसके पहले जो मैं करा रहा था। तो आपका प्रिपरेशन सही डायरेक्शन में है या नहीं, कैसे पता चलेगा? ये पता कैसे चलेगा? जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बनने लगेंगे। मैं आपको पढ़ा रहा हूं, प्रीवियस ईयर अगर क्वेश्चंस बन रहे हैं, दैट मींस कि यू आर ऑन राइट ट्रैक। और नीट का बना लोगे ना, तो हवा में जैक बोर्ड का क्वेश्चन बनाओगे, ठीक है। तो चलेंगे, बट नॉर्मल तरीके से, एकदम दिमाग में प्रेशर लेकर के नहीं, कहानी बताते हुए चलेंगे, आपको याद हो जाएगा, ठीक है। माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, माइक्रोब्स कैसे काम करते हैं, ह्यूमन वेलफेयर कहने का मतलब, ह्यूमन वेलफेयर कहने का मतलब बताइए आप लोग, वेलफेयर कहने का मतलब क्या? हाँ, अच्छाई या अच्छे के लिए। तो मानव कल्याण के लिए इसको बोलते हैं, कल्याण, मानव कल्याण के लिए माइक्रोब्स का कैसे यूज होगा। माइक्रोब्स कहने का मतलब सूक्ष्म जीव होते हैं, आपको पता है एग्जैक्टली जो बैक्टीरिया होते हैं उससे हमको टाइफाइड होता है, टाइफाइड होता है। अब इसी बैक्टीरिया से, लेकिन यही जो बैक्टीरिया है
हमारे लिए भी अच्छा होता है, क्योंकि जब हम दही खाते हैं तो हमारे लिए अच्छा होता है, हमारे वो गट में होने चाहिए, ठीक है, फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। तो एक बैक्टीरिया जो हमारे लिए अच्छा है और वही बैक्टीरिया एक जब बेड पे पहुंचा दे रहा है, तो दो रोल है इसका, डुअल रोल है इसका, मतलब दोहरा फेस है इसका, कि एक अच्छा एक बुरा, है ना। तो कौन से अच्छे हैं, कौन से माइक्रोब्स बैक्टीरिया वाइज अच्छे हैं, उसको पढ़ना है इसमें, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। क्लियर है, समझ आ रहा है ना, दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट, इसे बायोटेक्नोलॉजी, मैंने अभी बताया था ना, अच्छा बच्चा, गोरा बच्चा, काला बच्चा, बड़ा बच्चा, छोटा बच्चा, ये किसके मदद से करेंगे, मतलब बायो मतलब लाइफ, और टेक्नोलॉजी मतलब आजकल का नया टेक्निक। जब टेक्नोलॉजी की मदद से हम लाइफ में छेड़छाड़ करने लगे, उसको हम लोग पढ़ेंगे बायोटेक्नोलॉजी। समझ में आया। इसलिए आप देखे होंगे कि एक जो चावल है, कोई बहुत पतला निकल जाता है, कोई मोटा निकल जाता है, ये सब इतना बड़ा बड़ा बैगन निकाल रहा है ना, किसके मदद से, उसमें जीन ऐड कर दिया, अलग से जीन ऐड कर दिया। इसीलिए जो मैंने पतला गोरा वाला बोला ना आपको, ये अभी तक ह्यूमन में अलाउड नहीं किया, ये जानवर और पेड़ तक ही सीमित है। ह्यूमन में अलाउ कर देगा ना, उस दिन आंधी आ जाएगा, सब बोलेगा मुझे ऐसा ही बच्चा चाहिए, डिमांड वाला बच्चा चाहिए। समझ में आ गया, ये अभी तक ह्यूमन में अलाउ नहीं किया, ठीक है। नेक्स्ट, बट अगर कोई बीमारी है, कोई बीमारी है जैसे कैंसर है, वो भी जेनेटिक होता है, पेरेंट्स में है तो बच्चों में आ सकता है। बीमारी है तो आईवीएफ के थ्रू उसको चेक किया जाता है, आईवीएफ के थ्रू चेक किया जाएगा और कैंसरस सेल जो कर रहे हैं बच्चों में उसको हटा दिया जाएगा। समझे, वो आईवीएफ के थ्रू में चेक किया जाता है, जीन चेक करते हैं, वो आपका पुराना 5000 जनरेशन पुराना जाएंगे वो लोग जीन के थ्रू ही, और देखेंगे किसी में कोई बीमारी कॉजिंग जीन तो नहीं है ना। कोई 5000 हो सकता है कि आज से 300 साल पहले कोई ऐसा जीन होगा जो एक्टिव था किसी पर्टिकुलर इन्वायरमेंट कंडीशन में, और हो सकता है जब बच्चा पैदा हुआ उसको उसी तरह का इन्वायरमेंट कंडीशन मिल गया, अब वो जीन एक्टिव हो गया, अब वो जीन एक्टिव हो गया तो ये हाथ लंबा हो गया, ये छोटा रह गया। तो ये सब आईवीएफ जब करेगा ना, आदमी जब करेगा, तो बायोटेक्नोलॉजी की मदद से इन बीमारियों को हटाया जाता है कि आगे चल के बच्चों में दिक्कत ना। समझ आया, बायोटेक्नोलॉजी की पता चल गया। उसके बाद लास्ट है हमारा इकोलॉजी, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। आप लोग को पता है दुनिया का 50% आबादी, दुनिया का 50% आबादी एशिया में ही क्यों रहता है, कोई ऐसा रीजन, एशिया, टेम्परेचर है, और आपको ये चीज अभी देखिएगा, उसके बाद एक चीज और अभी बताएंगे आप लोग को। जैसे मैंने बोला कि दुनिया का 50% आबादी अराउंड एशिया में रहता है, क्योंकि चाइना भी है, इंडिया भी है, इसी में पाकिस्तान भी आ जाएगा, बांग्लादेश भी आ जाएगा, ये सब एशिया वाले कंट्रीज है। अब आप जब इंडिया को देखोगे ना, इंडिया को देखोगे, जब इंडिया को आप देखोगे, तो इंडिया को जब आप देखोगे, अरे छोड़िए कोई बात नहीं, जब इंडिया को आप देखोगे तो बताइए आप लोग, इंडिया में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन नॉर्थ ऑफ इंडिया में है कि साउथ ऑफ इंडिया में, साउथ ऑफ इंडिया में पॉपुलेशन ज्यादा है कंफर्म हो आप, ईस्ट ऑफ इंडिया में है कि वेस्ट ऑफ इंडिया में, अब बता देते हैं आप लोग को, समझिए ना नॉर्थ में है ना साउथ में है, ना ईस्ट में है ना वेस्ट में, सेंटर पे है। इंडिया में कहां इक्वेटर है, सेंटर पे है, सेंटर पे ही देखना, सेंटर के जो आसपास के एरिया है, मध्य प्रदेश सेंटर में है, यूपी उत्तर प्रदेश सेंटर से मध्य प्रदेश हल्का सा ऊपर, उसी के बगल में बिहार, उसी के बगल में झारखंड, बगल में उसके बाद आ जाएगा अपना उत्तराखंड, यूपी के बगल में, उसी के बगल में आ जाएगा आपका पंजाब वगैरह एरिया, और उसके बाद राजस्थान वाला एरिया। अब इंडिया का 50% पॉपुलेशन इसी बीच वाले एरिया में है। उसके बाद आप साउथ में चल जाओ, कम पॉपुलेशन, नॉर्थ में चल जाओ, कम पॉपुलेशन, इधर चल जाओ वेस्ट में चल जाओ, मुंबई या गुजरात, कम पॉपुलेशन, नॉर्थ में चल जाओ, कश्मीर चल जाओ, एकदम कम पॉपुलेशन। ज्यादातर पॉपुलेशन, यूपी का पॉपुलेशन सबसे ज्यादा 30 करोड़, बिहार का पॉपुलेशन अभी 12 करोड़ है, जनगणना के हिसाब से 20 करोड़ पहुंच जाएगा अगर वो हो गया, सेंसस हो गया तो 30 करोड़ उधर,
20 करोड़ इधर, मध्य प्रदेश का 10 करोड़ ऐड कर लो, झारखंड का 4 करोड़ था 2011 में, अभी 6 करोड़ मान लो, ले दे करके 150 करोड़ में 80 करोड़ सब यहीं से हो जाएंगे। क्यों हुए यहीं से 80 करोड़? पता है क्योंकि ह्यूमन बींग को जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए? खाना। खाना चाहिए। ज्यादा खाना कहां पे होगा? जो एरिया फर्टाइल होगा। गंगा कहां से बहती है? यमुना कहां से बहती है? ये सब गंगा यमुना। उसके बाद 2 नदियों के बीच का जो एरिया होता है ना, ये बहुत उपजाऊ होता है, बहुत ज्यादा फल फ्रूट्स वहां पे, फल वगैरह, ये धान वगैरह उगेंगे वहां पे। तो यही सब एरिया, गंगा यूपी से निकलेगी, यूपी से निकलती है, बिहार वगैरह होते हुए जाती है, अपना झारखंड में भी एक जगह से जाती है, साहिबगंज से, ठीक है। तो जो भी नदियों के बीच का एरिया होगा ना, वो बहुत फर्टाइल होगा। और सारे लोग, आपको पता सिंधु घाटी जब सभ्यता हुआ था, पता है ना, पढ़े होंगे ना, सब लोग कहां बसे हुए थे? सिंधु नदी के, सिंधु नाम ही नदी का था, नदी के बगल में। तो सारे लोग कहां बसना चाहते हैं? नदी के बगल में। तो सबसे ज्यादा नदी यहाँ गंगा यमुना कृष्णा गोदावरी, वो तो साइड में चले गया, बट गंगा यमुना दामोदर सब, ये सब बीच में। अब जो बीच में रहेगा वहां पे नदी रहेगा, तो वहां का जो एरिया भी कैसा रहेगा? उपजाऊ रहेगा। अब जब उपजाऊ रहेगा तो सारे लोग कहाँ आके बसेंगे? यहीं पे। इसलिए सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कहाँ पे? बीच में। और पहाड़ में चल जाओ, कश्मीर के पहाड़ में, एक गांव में 5-10 लोग रह रहे हैं, एक उधर इस कोने में, एक इस कोने में, है ना। नॉर्थ ईस्ट में चले जाओ, मेघालय में, कोई वहां रह रहा है, कोई यहाँ रह रहा है। साउथ में चल जाओ, उन लोग का कम पॉपुलेशन है, और क्योंकि गर्मी है, इक्वेटर के करीब है। तो जहां खाने मिलेगा वहां लोग रहेंगे। खाने कहाँ मिलेगा? जहां नदी रहेगा, नदी के आसपास के एरिया उपजाऊ रहेगा। तो इसी तरह पूरा दुनिया का 50% पॉपुलेशन कहाँ? एशिया वाला एरिया में। इसीलिए इंडिया मोस्ट पॉपुलेटेड, चाइना मोस्ट पॉपुलेटेड, ये सब जो एरिया होंगे ना ज्यादातर पॉपुलेटेड होंगे। रशिया भी इसी में आ जाएगा। उसके बाद पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, सब इसी एरिया में, एशिया वाला एरिया में। और आप पॉपुलेशन देखोगे तो ये क्यों हुआ? इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट, इकोलॉजी एंड पॉपुलेशन। क्योंकि यहाँ का जो इकोलॉजी था, कहाँ का? बीच का, इंडिया के बीच का, सेंटर इंडिया का। ये इकोलॉजी क्या कर रहा था? पॉपुलेशन को सपोर्ट कर रहा था। तभी तो पॉपुलेशन यहाँ पे टिका। नहीं टिकेगा तो जाके अरब में रहोगे, सऊदी अरब के रेगिस्तान में रहोगे जाके। क्यों? ना खाना मिलेगा, ना पीने मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। ऊँट मिलेगा, ऊँट उठा के लेके जाएगा, पता चला ऊँट भूखा है, आप ही को उठा के लेके जा रहा हूँ, आप ही खा लिया हूँ। ऐसा भी हो सकता है। तो इसीलिए वहां पे डेजर्ट में नहीं हो पाया। समझ में आया? तो ये चीज होते हैं, ये चीज हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो आप लोग का 6:40 हो गया, तो ये मैंने पूरा कंप्लीट कर दिया। कल हम चैप्टर में घुसेंगे। क्लियर हुआ ना? बोरिंग तो नहीं लगा ना? ऐसी करना है, थोड़ा बहुत पढ़ते चलना है। और मैं आपको बता रहा हूं, रटना कुछ नहीं है। रटोगे ना बायो, इतना ना रटना है कि हालत खराब हो जाएगा। बट अगर कहानी के तौर पे समझोगे ना, अभी मैंने जितना पढ़ाया, सबको पूरा यूनिट याद है ऐसा कोई? हाँ, बट मैंने जो भी पढ़ाया एक एक करके, चलो उसको रिकॉल करते हैं 2 मिनट में। पहला क्या था? रिप्रोडक्शन का। सेकंड जेनेटिक्स, थर्ड ह्यूमन वेलफेयर, फोर्थ एंड फिफ्थ। क्यों याद है पूरा? क्योंकि कहानी बताया हूं, और कहानी के तौर पे समझोगे ना तो याद होगा। वरना कासिम वॉज ईगर टू टेक अ बेट विद अली बिकॉज हिज माइंड वॉज फुल ऑफ रिडल्स। ये याद कर रहे हैं हम, याद करोगे तो भूल जाओगे, कहानी सुनोगे तो याद रहेगा। ठीक है, तो चलो ठीक है, कल मिलते हैं इसी टाइम पे, है ना। आइए, बढ़िया समझ। थैंक यू।